हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो हम लोग का चैप्टर है क्लास 12th का चैप्टर सेकंड। उसका टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड इन पैरेलल और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यानी कि जब हम लोग कैपेसिटर को एक श्रेणी में लगाते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जब सांद्रितों को हम लोग लगाते हैं, एक उनका संयोजन बनाते हैं, तो उस पे क्या हम लोग का कैपेसिटेंस निकल कर आता है वो फाइंड करना है। और जो एक हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है और किस फॉर्म पे स्टोर होती है एनर्जी, वो आज पढ़ना है। ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जहां पर कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके कैपेसिटेंस का डेरिवेशन किया था। आज क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग एक जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस ही निकालेंगे। बट जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था और आज जो पढ़ेंगे उसमें अंतर यह है थोड़ा सा, कि पिछले लेक्चर में जो हमने कैपेसिटर यूज किया था उस पे सबसे पहला तो यह था कि एक यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो प्लेट्स मौजूद हैं। एक का एरिया है ए, इसका भी एरिया है ए, और इनके बीच की डिस्टेंस है डी। कितनी है? डी। और यहां पर अप्रोक्सीमेशन ये है कि ये जो प्लेट्स हैं इनका एरिया बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज साइज की है। और ये कैसे निकल कर आता है? जब हम कंपेयर करते हैं इसके डी स्क्वायर की वैल्यू से, यानी कि एरिया हमारा बड़ा होना चाहिए इसके डी स्क्वायर की वैल्यू से। तो उस केस में क्या होता है कि जो ये है ए, ये हमारा एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी यहां पर अंदर यूनिफॉर्म होती है। यहां पर किसी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यहां पर नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर होती है। और फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा डेरिवेशन था उसमें हम लोग ने इसी कैपेसिटर के अंदर पूरा एक यहां से लेकर यहां तक एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था। तो जब उसको डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था तो उसका बिहेवियर कैसा था ये हम लोग ने पढ़ा। अब क्या करना है, अब हम लोग को ये जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया था उसको पूरा ना फिल कर कर कुछ स्पेस में फिल करेंगे। ठीक है। तो फिर इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग निकालने वाले हैं आज। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यदि संधात्रित की प्लेटों के बीच की मोटाई टी है और परावैद्युत स्थिरांक के का परावैद्युत स्लैब जो डाला गया है, ठीक है, उसके डालने के बाद ये जो हमारा कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आया। क्लियर? तो वही हम लोग को डिराइव करके निकालना है। तो इसके लिए जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हैं, पहला तो ये कि जब दो प्लेट्स के बीच में एयर हो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। दूसरा, जब उन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाता है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या चेंज होती है। इन दोनों को हमें यूज करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, जहां पर डाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस जगह पर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए कॉमन यहां पर वो जो हम लोग का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है एक तरीके का, या कह लीजिए कन्फिग्रेशन जो है, वो कन्फिग्रेशन ये है कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दो प्लेट की डिस्टेंस वो है डी। इसका एरिया कैपिटल ए है और इसका एरिया भी कैपिटल ए है। और ये जो अंदर स्लैब डाली गई है इसके इसकी जो विड्थ है वो है टी। ठीक है, यानी कि टी थिकनेस है इसकी, और इसका भी एरिया जो है वो इसके इन प्लेट्स के एरिया के बराबर है। यानी कि प्लेट्स कुछ ऐसी होती हैं, अगर समझे तो इसको, तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाली जाती है। ठीक है, क्लियर? तो बस इन्हीं ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर डाली गई है उसको हम लोग फ्रंट से ऐसे देख रहे हैं, तो ये डायग्राम जो है ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये कंप्लीटली इसको फिल नहीं कर रहा, यानी कि अगर हम लोग देखें तो इस जगह में दो तरीके की अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एक तो ये इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर कि किसी भी तरीके का डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला रीजन में हो गया जहां पर कि एक डाइलेक्ट्रिक मौजूद है। ठीक है। तो हम लोग ने कल ये देखा था फाइनली कि अगर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की जो गिवन है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम लोग की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी है
और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हो जाती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये इसको अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हम लोग का, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर कि इस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट जिसकी की डिस्टेंस आर है इस चार्ज क्यू से, ये एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर उस पॉइंट पी और जो ये चार्ज रखा हुआ उसके बीच में कोई मीडियम आ जाए जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ के का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमने बस यही चीज यहां पर अप्लाई करी। ठीक, तो इधर भी वही चीज हुआ कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है जब किसी भी तरीके का वहां पर डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं था। जब उस पे हमने डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल पुट कर दिया जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से निकाली जाएगी, यानी कि इतना हम लोग का 1/k टाइम्स हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी पहले थी। ठीक है, तो बस यही किया गया है कि जिस जिस जगह पर डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड है, यानी कि इस जगह पर, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, बट इस स्लैब के अंदर बाहर के कंपैरिजन में कम होगी, और वो कितनी होगी, वो हो जाएगी हम लोग की, अगर उसका इवन नाम दे दें तो ये हो जाएगी इवन इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन, मतलब के साथ मल्टीप्लाई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये हम लोग का निकल कर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस स्लैब के अंदर। दूसरा, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर जहां पर की किसी भी तरीके की जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो मौजूद नहीं है, यानी कि वहां पर एयर मौजूद है। ठीक है, तो जब जहां पर एयर मौजूद होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे निकल कर आती है ये मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं और इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन देखते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन एक ही डायरेक्शन में होता है, इसका भी इसी डायरेक्शन में होता है। इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको डिराइव करके आए थे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में। तो यहां पर ये निकल कर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर, इसी तरीके से इसकी वजह से निकल कर आएगी इस डायरेक्शन में। तो दोनों की का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से ये सम अप हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, और वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद फिर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जैसे ही हम प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस हो जाती है, तो उसका एक्सप्रेशन ये आ जाता है। यानी कि आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब इस कैपेसिटर के बीच में उस रीजन पर जहां पर कि डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो वो इतना होगा, और वो रीजन जहां पर कि डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगी। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हम लोग ने क्या माना कि यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी, क्लियर। अब देखो खास बात यहां पर क्या है कि ये जो वी है वो दो तरीके के पोटेंशियल से मिलकर बना है। एक पोटेंशियल तो इस डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन पर है और दूसरा पोटेंशियल ये वाले रीजन पर है जहां पर एयर फील्ड है अभी, क्लियर। तो इन दोनों के रीजन में जो पोटेंशियल है उसको जोड़ने के बाद इतना हमें पोटेंशियल मिलेगा, क्लियर। क्योंकि 10th क्लास में आपने जब रिजल्टेंट निकाला होगा रेजिस्टेंस का, जहां पर कि सीरीज पे ऐसे रेजिस्टेंस दिए होते हैं, और फिर आपने निकाला होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वहां पर एक बात मेंशन की गई होगी कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है, इसका ये जो रेजिस्टेंस है, अगर ये तीनों सीरीज पे लगे हुए हैं, अगर ये तीनों सीरीज पे लगे हुए हैं तो, और यहां पर ये जो है पोटेंशियल टोटल V दे रहा है, ठीक है, टोटल वोल्टेज जो दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो दे रहा है वो V दे रहा है, और इसके क्रॉस अगर वोल्टेज V1 जा रहा है, इसके क्रॉस V2 जा रहा है, इसके क्रॉस V3 जा रहा है, तो V जो टोटल होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ पे आई? यानी कि सीरीज में जब चीजें लगी होती हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितना भी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सिमिलर यहां पर भी चीज हुई
इस केस में, जिसमें कि गौर से देखिए कि जो ये स्लैब है, ये एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो फॉर्म कर रहे हैं। देखिए इसको, अगर मैं ये मान लूं कि यहां पर एक मेटल प्लेट होती, लेट अस सपोज यहां पर एक मेटल प्लेट होती, तो ये एक कैपेसिटर बन जाता, फिर ये एक कैपेसिटर बन जाता, उसके बाद ये एक कैपेसिटर बन जाता। यानी कि ये तीनों सीरीज पे, तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो सम अप करना पड़ेगा हम लोग को। क्या करना पड़ेगा? सम अप करना पड़ेगा, तब जाके यहां से लेके यहां तक के पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो इसको अगर आप समझे, मैं इसको विजुअलाइज कराऊं, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक लेकर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो है कितनी? V। वो कितनी है? V। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा मिला दिया जाए और ये वाला हिस्सा मिला दिया जाए, तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी हम लोग की, किसकी वजह से? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है एयर में, यानी कि E2 की वजह से निकल कर आएगी। इसको V2 नाम दे देते हैं अगर। और अगला कंट्रीब्यूशन किसका होगा? वो होगा इस डाइलेक्ट्रिक वाले प्लेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहां से यहां तक, ये V1। तो इसको अगर रीअरेंज करके लिखे तो ये लिख सकते हैं कि जो ये हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक का, वो होगा V1। ठीक है, वो क्या होगा? V1 और V2 के ऐसे सम अप करने के बाद उसके बराबर होगा। ये बात क्लियर हो गई? ये अगर बात क्लियर हो गई तो आपके आने वाले बहुत ढेर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी चीज के। ठीक है, वोल्टेज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि जो हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो अलग अलग कंपोनेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब वो कैसे होता है वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कि कितनी वैल्यू होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब। अब इसी को लेकर, इसको लेकर चलते हैं आगे और देखते हैं कि यहां पर क्या हमें करना है। तो क्या था हम लोग का, क्या निकल कर आया था कि ये जो यहां से यहां तक का वोल्टेज था वो मिलकर बना हुआ है दो चीजों से। एक तो ये E2, ये वाला, मतलब V2 इसका नाम दीजिए, E2 क्या, V2, क्योंकि वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो V2, और इस जगह पर ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाएगा V1। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है और इसकी वैल्यू रखनी है, और हम जानते हैं एक रिलेशन जहां पर कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो भी डिस्टेंस हम लोग ले रहे होते हैं, जहां से जहां तक की बात करते हैं, जहां से जहां तक की भी वोल्टेज की बात करते हैं, यानी कि जहां से लेकर जहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, उस पूरी डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस। यानी कि अगर यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो पूरी की पूरी हर जगह ई है, कितनी है? ई है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है और इधर कितना पोटेंशियल है उसका कर देते हैं हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, तो निकल के आ जाता है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। और ये निकल कर आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई करा दो इस डिस्टेंस के साथ, तो वोल्टेज निकल कर आ जाता है। तो बस इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। तो देखो V1 जब निकालना है, V1 जब निकालना है तो ये निकल कर आएगा E1 का मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ, और ये क्या है, इसकी थिकनेस कितनी है? T है। थिकनेस कितनी है? T है, तो E1 का मल्टीप्लाई करा दिया T के साथ, प्लस करो V2 निकालो। अब V2 क्या है? ये वाला और ये वाला। तो ये डिस्टेंस बची कितनी? देखो टोटल डिस्टेंस थी D, टोटल डिस्टेंस थी D, इसमें से इतनी डिस्टेंस निकाल दी तो बची कितनी? D माइनस टी। कितनी बची? D माइनस टी, यानी कि हमने इस पे क्या किया, इतना D में से T निकाल दिया, तो E2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा D माइनस टी के साथ। E2 का मल्टीप्लाई D माइनस टी के साथ, और यही चीज यहां पर लिखी हुई है। देखो V इज इक्वल टू E2 इंटू D माइनस टी। कैसे निकल कर आया? समझ पे आ गई बात? यहां से क्यों किया गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई करा दिया गया जो भी डिस्टेंस थी उसके साथ, और ये कितनी थी? बची हुई थी टोटल, क्योंकि D था, यहां ये T था, तो बची थी D माइनस टी, तो ये आ गया। और यहां पर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मल्टीप्लाई करा देंगे टी के साथ। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये वाली, इसका मतलब ऐसी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो मैं बता रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इस वजह से ऐसा हाथ चल रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहां पर जो E1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी इस जगह पर, तो ये E1 का मल्टीप्लाई करा दिया गया टी के साथ, तो ये बन गया हम लोग का V1 वाला, ये वाला बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो बस अब इसकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है, जो कि पिछली स्लाइड पे हम लोग ने निकाल ली थी। E2 की जो होगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद नहीं है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे डी माइनस टी से, जो कि यहाँ पर है पहले से। फिर उसके E1 यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे टी के साथ, ये कराया। तो अब देखिए इस पे क्या है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, ठीक है, अंदर क्या बचा, तो इसको हम इसका एक स्टेप कर देते हैं बीच में, जो कि और समझने में आसानी करेगा आपके, कि यहां पर ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अंदर बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये चीज ये बची अंदर। अब सिग्मा जो होता है वो होता है क्यू बाई ए, वो होता है क्यू बाई ए, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। तो हमने बस यही किया कि इस सिग्मा की जगह पर चार्ज अपॉन एरिया पुट कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये चार्ज अपॉन एरिया जैसे ही हमने यहां पर पुट किया, ये वाले चार्ज लेंगे ना, इन चार्ज को जैसे हमने पुट किया, तो अब देखो कि वो जो हम लोग का कैपेसिटेंस डिफाइंड था वो था C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, या फिर Q इज इक्वल टू सी वी, ये होता है। यानी कि इस एक्सप्रेशन से अगर मैं एक तरफ Q बाई वी लाने में सफल हुआ तो वो बराबर हो जाएगा किसके, C के। तो बस यही करेंगे कि मान लो कि जो कैपेसिटेंस है वो कितना है हम लोग का, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये मान सकते हैं कि इस पूरे का कैपेसिटेंस ये है। तो यहां पर या तो वैल्यू लाके रख दो इस V की, या फिर इसी को रीअरेंज कर दो कि Q इधर है, ये V आ जाएगा नीचे डिवाइड पे, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये पूरा टर्म आ जाएगा नीचे डिवाइड पे। तो ये देखो ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, भेज दिया, और ये पूरा आ जाएगा नीचे डिवाइड पे, आ गया, और इधर ये जो V है वो नीचे डिवाइड पे आ जाएगा, तो यानी बन जाएगा Q बाई वी, और यही इसके बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस के प्लस टी बाई के। ये एक्सप्रेशन निकल कर आ गई। ठीक है, तो अब ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आई है, ये एक तरीके से आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया कि अगर आपको एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस T दी हुई हो और उसको एक कैपेसिटर के अंदर डाला जा रहा हो जिसपे कि जो D की वैल्यू है वो कुछ गिवन है, यानी कि जो D होगा अगर उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो T की वैल्यू जो T है, T की वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो 4.9 हो सकती है, 4.9 सेंटीमीटर हो सकती है, या 4 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। बट 5 या 5 से ज्यादा, मतलब 5 से ज्यादा नहीं होगी। 5 तक तो हो सकती है बट 5 से ज्यादा नहीं होगी। तो लेट अस सपोज एक केस जहां पर कि टी की वैल्यू जहां पर 5 सेंटीमीटर थी और डी की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर थी, यानी कि टी बराबर डी थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी इसने यहां पर मौजूद हर एक पोर्शन को कवर कर लिया, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की एयर वाला पोर्शन नहीं बचा, यानी कि इसमें ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली, ये इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं बचा, यानी कि ये वाले टर्म नहीं बचे, यानी कि ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, और ये जब नहीं आएगी तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट टी बाई के, और टी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी भी लिख सकते हैं, टी को हम लोग डी भी लिख सकते हैं। तो इससे जो बन जाएगा वो बन जाएगा V इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई के। तो ये कुछ देखा नहीं लग रहा, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी इज इक्वल टू सी। यही एक्सप्रेशन तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में निकाला था। कैसे निकल कर आया, Q बाई वी एप्सिलॉन नॉट ए और के ये ऊपर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए के ये ऊपर आ गया, डी नीचे डिवाइड में आ गया, और Q बाई वी बन गया, और Q बाई वी हम लोग जानते हैं होता है C, तो C के बराबर हो गया। यानी कि अगर इसी फॉर्मूले में
अगर इसी फॉर्मूले में यहां से ना आने के बजाय यहां से हम लोग पूरा डेरिवेशन ना करें, तो इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डी की वैल्यू टी रखने में, डी की वैल्यू टी रखने में डी माइनस टी, जैसे हम लोग ने डी इक्वल टू टी किया तो डी माइनस टी हो गया 0, तो ये पोर्शन हो जाएगा 0 और बचेगा ये, और यहां पर ये डी आ जाएगा और फिर क्या बचा, डी बाई के, और के चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये बन गया c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। तो ये बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशन बन गया जो कि हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर में फाइंड किया था, कब के लिए, जब ये जो हम लोग के पास एक कैपेसिटर था उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मौजूद थी उसकी विड्थ बिल्कुल डी के बराबर थी, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड थी उसके अंदर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? तो इस तरीके से हम लोग कभी भी कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कराइए तो वोल्टेज बन जाएगा, बस फिर वोल्टेज और चार्ज को रीअरेंज कर दीजिए और आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए, पिछले लेक्चर की एक बात अगर आपको याद हो, जहां पर मैंने 1 फैराड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कैपेसिटर का वो बताया था, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है कि उसकी लेंथ, विड्थ या हाइट वगैरह कितनी होगी, उनके प्लेट्स की हाइट, विड्थ वगैरह कितनी होगी। तो अगर हमें 1 फैराड की वैल्यू का कैपेसिटेंस जनरेट करना है या एक कैपेसिटर बनाना है, तो उसमें जो प्लेट्स लगेंगी उनकी लंबाई चौड़ाई 30 किलोमीटर होनी चाहिए। लंबाई चौड़ाई दोनों, मतलब समझ रहे हो, लंबाई भी 30 किलोमीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो भी 30 किलोमीटर, और ये 2 प्लेट्स, और खास बात इनमें कि इनको रखना है हमें 1 mm अपार्ट। ठीक है, तो क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बट 1 फैराड तक के जो कैपेसिटर हैं वहां अगर हमें पहुंचना है तो फिर कैसे पहुंचेंगे? 1 फैराड की वैल्यू का अगर हमें कैपेसिटेंस यूज करना है कहीं पे, अगर कहीं पे करना है यूज, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसमें कि हम लोग एक कैपेसिटर से ज्यादा कैपेसिटर्स का यूज करेंगे। तो अब हमें देखना है कि कैपेसिटर्स को किस तरीके से कंबाइन करें, उसको किस तरीके से लगाएं कि उसकी वैल्यू एड अप हो। ठीक है, तो देखिए, एक और चीज है यहां पर कि सिर्फ हमें वैल्यू बढ़ानी नहीं है, वैल्यू घटानी भी है। वैल्यू क्या करना है? घटानी भी है, सिर्फ बढ़ानी नहीं है। कि अगर हमारे पास मान लो छोटी छोटी वैल्यूज के 2 कैपेसिटर हैं, तो ठीक है, इनको किसी तरीके से जोड़ के इसकी वैल्यू इंक्रीज कर ली, ठीक है, हो गया, कर लिया। अब किस तरीके से जोड़ना है वो देखना पड़ेगा। बट अगर मान लो मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं जिनकी वैल्यू पहले से ज्यादा है, उनको मिलाकर वैल्यू कम करनी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और इन्हीं 2 चीजों को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। तो ये रहा हम लोग का पहला, जहां पर कि सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे 2 कैपेसिटर्स का इन सीरीज, यानी कि 2 कैपेसिटर्स को, 2 संधारित्र जो है हम लोग के पास, उनको सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या होता है, उस पर हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी है अगर किसी ने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी। सीरीज कॉम्बिनेशन किसी का भी हो, उस केस में मान लीजिए जैसे रजिस्टर है 2, एक R1 और दूसरा R2, तो इनका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो यहां पर R1 और R2, ये बने R1 R2, इसमें देखो इस रजिस्टर की सिर्फ एक आर्म दूसरे रजिस्टर की एक आर्म से जुड़ी हुई है। अब अगर इसी में कोई तीसरा आ जाएगा, तीसरा रजिस्टर आ जाएगा, तो उसकी एक आर्म इसकी एक आर्म से ऐसे जुड़ जाएगी। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि आप मान लीजिए आप हैं और आपके फ्रेंड हैं कई ढेर सारे, तो आपने अपने फ्रेंड का अपने लेफ्ट हैंड से उसका राइट हैंड पकड़ा, उसने अपने लेफ्ट हैंड से बगल वाले का राइट हैंड पकड़ा, और इस तरह करते करते एक सीरीज फॉर्म हो गई। बिल्कुल यहां पर वैसा ही कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पर अभी सिर्फ क्या ले रहे हैं, 2 कैपेसिटर्स ले रहे हैं और उनको सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो उसमें जो चीज फ्लो हो रही होती है
वो सेम होती है, और इस पे फ्लो क्या होता है, वो होता है करंट। क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो अभी यहां पर हम लोग का करंट तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता ही है, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। बट यहां पर तो हम जो कैपेसिटर है उस पे चार्जेस की बात करते हैं, उस पे हम लोग करंट नहीं देखते, उस पे हम लोग बात करते हैं किसकी, चार्जेस की। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो कैपेसिटर में जो भी जितने भी कैपेसिटर्स को जोड़ा जाएगा उसमें चार्जेस की वैल्यू सेम होगी। क्या होगी, चार्जेस की वैल्यू सेम होगी फिर। ठीक है, तो जब इसके चार्जेस की वैल्यू सेम होगी तो जितना चार्ज इस प्लेट में होगा उसके जस्ट अपोजिट वैल्यू का चार्ज यहां पर होगा, और उसी वैल्यू के यहां पर जस्ट अपोजिट चार्ज यहां पर होगा, और इसके जस्ट अपोजिट यहां पर होगा। यानी कि ये प्लस है, ये माइनस, एक कैपेसिटर बन गया, उसके बाद प्लस माइनस एक कैपेसिटर बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ने क्या लिए, दो कैपेसिटर लिए सीरीज में। अब खास बात यह है कि अगर इस पे लेट अस सपोज कि हमने अगर इसको V वोल्टेज दिया, अगर इसको V वोल्टेज दिया तो V वोल्टेज क्या होगा, इसमें दो हिस्सों में चला जाएगा। इस पे आ जाएगा V1 और इस पे आ जाएगा V2। कितना आ जाएगा, V2। इस पे V1 और V2। और खास बात यह होगी कि जितना भी वोल्टेज दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसमें वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, करंट या फिर चार्जेस तो सेम रहते हैं बट वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो अगर हमें वापस इसी वोल्टेज को गेन करना है तो इसको इसके साथ जोड़ना होगा, यानी कि हमें करना होगा ये, हमने कर दिया ये। उसके बाद फिर हम जानते हैं जो रिलेशन वो ये है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये होता है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। हाँ या ना? और अगर मैं इस कैपेसिटर के लिए लिख रहा हूं, इस कैपेसिटर के लिए लिख रहा हूं, तो इस कैपेसिटर के लिए V1 की वैल्यू जो होगी वो बन जाएगी कितनी, Q बाई C1। क्यों बनेगी Q बाई C1? क्यों? क्योंकि इस पे जो चार्ज मौजूद है वो Q में मौजूद है। कैपेसिटेंस इसका C1 है और इसका जो यहां पर वोल्टेज है वो कितना है, V1 है। ऐसा कर दिया। इसी तरीके से यहां पर जो वोल्टेज है उसका V2 बन जाएगा Q बाई C2। C2 इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू और Q इस पे चार्ज है। तो ये देखो V1 और V2 की वैल्यू आ गई, तो इन्हीं को हम उठाकर पुट कर देंगे यहां पर। तो ये बन गया Q बाई C1, V1 की जगह पर Q बाई C1, V2 की जगह पर Q बाई C2। ठीक, फिर क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इन दो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो एक्चुअली इस पे कुछ ऐसा होगा कि देखिए, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो यहां पर हमें देखने को मिलेगा वो, अगर मान लीजिए कि इसको मान लिया कि इस यहां पर एक बड़ा सा कोई एक कैपेसिटर रखा होता जिसके की कैपेसिटेंस की वैल्यू C होती और उस पे जो टोटल चार्ज था वो Q होता। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो चार्ज की वैल्यू सेम ही है हर जगह। तो जब अगर ऐसा होता, इस पे जब वोल्टेज लगाया था V, कितना लगाया था, V वोल्टेज लगाया था इस पे। ठीक है, जब V वोल्टेज इस पे लगाया था तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। यानी कि V की जगह पर हम रख सकते हैं क्यू बाई सी। क्या रख सकते हैं यहां पर, क्यू बाई सी रख सकते हैं। ठीक है, इस V की जगह पर। या फिर अगर आप देखें तो इससे ही अगर आगे बढ़े तो ये Q को कॉमन ले लेंगे और इधर डिवाइड पे ले आएंगे, तो ये बन गया V बाई क्यू। V बाई क्यू क्या हो जाएगा, V बाई क्यू हो जाएगा 1 बाई सी। आप इसको पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको यह भी चीज सीखनी है कि डेरिवेशन कैसे होते हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर डेरिवेशन करना नहीं कि इसका डेरिवेशन ऐसा होता है। इस पे हम लोगों ने कौन कौन सी लिबर्टीज ली, यानी कि कौन कौन से हम लोग ने स्टेप्स को फॉलो किया, हम लोगों ने कौन कौन से फ्रीडम रखे अपने हाथ में कि हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको ये चीज पता होगी हम क्या क्या कर सकते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप चीजों को लगाना चालू करेंगे। वरना सिर्फ आप यहीं तक सीमित रह जाएंगे कि ये स्टेप यहां पर ऐसे ही होगा, ये स्टेप यहां पर ऐसे ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, यहां से यहां तक जाने के दो तरीके हैं, यहां से यहां तक दो से ज्यादा भी है। मतलब मैं तो अभी सिर्फ बता रहा हूं कि एक ही तरीका नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि या तो हम इसको Q कॉमन ले इधर डिवाइड पे ले जाए, या फिर इसको V इज इक्वल टू ये जो निकल कर आ गया है Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, इस पे आप V की जगह पर Q बाई C पुट कर दीजिए, V की जगह पर Q बाई C।
और फिर इन दोनों को कॉमन करके कट कर दीजिए, तो ये निकल कर आ जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये निकलकर एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है वो है यहां पर। ठीक है, तो ये कैसे निकल कर आया? प्रोसीजर है क्या कि, और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो सम अप होता है। हर एक इंडिविजुअल जो भी कंपोनेंट लगा है उसके वोल्टेज का सम बनाकर टोटल वोल्टेज के बराबर होता है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज के। ठीक है, बस इसी चीज का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, और जो चार्जेस हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर में सेम होंगे, तभी तो यहां से हम लोग कॉमन ले पा रहे हैं। वरना अगर ये Q1 Q2 होता तो ये कॉमन नहीं ले पाते और यहां से ये कट नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। क्लियर? तो ये निकल कर आ गया दो कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बनेगा उसका फॉर्मूला। यानी कि दो कैपेसिटर को अगर हमने सीरीज पे ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू है C1 और इसकी वैल्यू है C2, और हमसे कह दिया कि निकालो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये निकलकर आ जाएगा। इस पे C1 की वैल्यू रखेंगे, C2 की वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आगे जो भी होगा वो निकलकर आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये रेजिस्टेंस वाले केस से यहां पर जो ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आ रहा है ये थोड़ा सा अलग निकल कर आ रहा है। जब हम लोग रेजिस्टर्स का या रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे तो वो निकल कर आता था R1 इज इक्वल टू, या RS मान लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये निकल कर आता था। जबकि यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो होती है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, बस एक्सप्रेशन में ये अंतर है और बाकी कोई अंतर नहीं। कॉन्सेप्ट वही सेम लग रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैंने जैसे पहले बताया था, कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है V1 और V2 ये मिलकर बनेंगे V के बराबर, और जो इनमें चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे। बस इसी का ही तो यूज किया है यहाँ पर, और इससे ज्यादा क्या है। तो इस डेरिवेशन को जो शुरुआत करना है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से करना है। तो बस इसी तरीके से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें भी टू कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। बट वहां तक पहुंचने के पहले खास बात यह है कि यही फॉर्मूला हमारा एक्सटेंड हो जाता है अगर सीरीज में n कैपेसिटर्स लगे हों। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस यहीं से होगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 Vn तक। हर एक के लिए हम लोग लिखेंगे तो Q/C1 हो जाएगा, ये Q/C2 हो जाएगा, Q/C3 डॉट 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 Q/Cn हो जाएगा। फिर यहां पर इसको लिख देंगे Q/C, लिख देंगे C इक्विवेलेंट, Q सबसे कट जाएगा और आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/Cn। इस तरीके से ये पूरा निकलकर आ जाएगा। तो अब इसको निकाल लेते हैं। बस यही है कि हम लोग को जो भी अभी फॉर्मूला लगाया है बिल्कुल वैसा ही लगेगा। यहां पर देखिए क्या है, एक कैपेसिटर, दूसरा ये एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, डॉट 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 करते करते nth कैपेसिटर। तो पहले वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू C1, C2, C3, Cn। तो यहां पर जो वोल्टेज होगा V1, V2, V3, Vn। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। फिर हर एक इंडिविजुअल की वजह से हम लोग V1 की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगी Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस डॉट 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 प्लस Q/Cn। ये हो गया। और ये जो V है इसकी जगह पर भी Q/C हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो Q दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कॉमन लेकर कट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 1/Cn। सबको प्लस करना है। ठीक है, क्लियर? तो ये निकल कर आया सीरीज कॉम्बिनेशन का, और वो भी कैसे, जब n कैपेसिटर्स को हम लोगों ने सीरीज पे कंबाइन किया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो कैपेसिटर्स का पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट, उसके बाद फिर जो nth है वहां तक हम लोग उस चीज को एक्सटेंड करेंगे n कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को। तो क्या है देखिए, यहां पर जो खास कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट जो खास है, खास कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट जो खास है वो ये है कि जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में
चार्ज सेम होता था और वोल्टेज सम अप होता था। यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है वो सेम अप्लाई हो रहा है सब में और चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट है। अब इसका है क्या, देखिए एक कैपेसिटर अगर ऐसे लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, देखिए कैपेसिटर का सिंबल है ये, तीसरा ऐसे लगा हुआ है, बराबर होते हैं दोनों, दोनों ये बराबर होते हैं। तो ये पहला दूसरा तीसरा इस तरह करते करते जितने भी कैपेसिटर्स लगाने लगा दो। अब अगर इस कैपेसिटर को हमने V वोल्टेज दिया, ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को V वोल्टेज अप्लाई किया इस पे, तो होगा क्या, V वोल्टेज इस पे भी जाएगा, V वोल्टेज इस पे भी, V इस पे भी और V इस पे भी। ठीक है, अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, तो इस पे जो पहले वाले में जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा V, दूसरे में V, तीसरे में V, चौथे में V, और जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q1, Q2, Q3, Q4। और यहां से जो भी चार्ज भेजा गया टोटल, उसको अगर Q मान लिया जाए तो वही इतना ही चार्ज इस चार जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इस पे Q1 वैल्यू के साथ, इस पे Q2, इस पे Q3 और इस पे Q4। यानी कि जो Q है हम लोग का वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इस तरीके से बढ़ता आगे चला जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर सिर्फ हम लोग टू कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं तो इनमें से हम लोग इनको इनको हटा सकते हैं। ठीक है, इनको इनको हटा सकते हैं और ये हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा बच जाएगा, ये इतना दो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन ऐसे बन गया। ठीक है, C1 और C2, इस पे Q1 और ये Q2, तो टोटल जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो अगर Q1 के लिए निकालेंगे तो C1V1 हो जाएगा। अब यहां पर क्योंकि V सेम था सब में, तो V ही लिया उसको, तो Q1 इज इक्वल टू C1V और Q2 इज इक्वल टू C2V। ये दो एक्सप्रेशन है, इन्हीं को उठाकर अब हम यहां पर पुट कर देंगे, इसको उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V, V कॉमन हो जाएगा तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू V, तो Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, ये बन जाएगा। क्लियर, इसी को हम लोग अगर देखें तो ये जो V है ये इधर आ जाएगा डिवाइड पे, तो Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू, यहां पर अब कुछ नहीं बचा, Q बाई V जो होगा, Q बाई V यहां से निकालो वो हो जाएगा C के बराबर, यानी कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये है दो कैपेसिटर जिनको की पैरेलल में लगाया गया है, उसकी वजह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर। अब इन्हीं पैरेलल कॉम्बिनेशंस जो कैपेसिटर के फॉर्म हो रहे हैं, इसको हम लोग n कैपेसिटर्स जोड़ सकते हैं पैरेलल में। तो उसके लिए अब आप सिंपली एक्सप्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं कि देखिए चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn तक। हर एक के लिए Q इज इक्वल टू CV, ये जो एक्सप्रेशन है इससे पुट कर दीजिए, तो Q इज इक्वल टू CV पुट करेंगे तो ये हो गया CV। उसके बाद Q1 यानी कि C1V। अब देखिए यहां पर ध्यान क्या रखना है अगले स्टेप में, कि जो वोल्टेज होगा सब में सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस इस तरह करते करते CNV। V इधर से कॉमन लेंगे, V इधर वाला जो है उससे कट हो जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस इस तरह करते करते अप टू CN। तो ये निकल कर आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और जो 1/C करके था, ठीक है, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, और 1/C करके जो था वो निकल कर आया था सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, डॉट 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 1/CN ये निकल कर आया। ठीक है, अब ये दोनों जो निकल कर आए, ये क्या हुआ, इनमें जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इन दोनों में से हम जो फॉर्मूले हैं या जो कॉम्बिनेशन है दो तरीके का, उनका यूज करके अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू के कैपेसिटर्स मौजूद हैं, C1 C2 अगर हमारे बड़ी वैल्यू के मौजूद हैं और हमें छोटी वैल्यूज चाहिए, तो उसको किस तरीके से ऐड किया जाएगा। और अगर हमें हमारे पास बड़ी वैल्यू की बजाय छोटी वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं और हमें बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर बनाना है, तो उसको कैसे ऐड किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है,
जब सीरीज कॉम्बिनेशन करा जाएगा, किस क्या, जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कैपेसिटर जो सबसे छोटी वैल्यू का है, मान लीजिए कि C1 C2 C3 में सबसे छोटी वैल्यू जो थी वो थी 5 पिकोफैराड, और उसके बाद सारी बड़ी वैल्यूज थी कैपेसिटर्स की। तो जब उनको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से लगाएंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो उस 5 पिको कुलाम से भी छोटा होगा, यानी कि सॉरी, पिको फैराड से, कुलाम नहीं, कुलाम चार्ज की होती है। यहां पर 5 पिको फैराड से भी कम वैल्यू का कैपेसिटेंस बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। और यहां पर क्या होगा कि अगर उन्हीं कैपेसिटर्स को लेके हम लोग क्या कर दे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दे, तो जो मैक्सिमम वैल्यू का कैपेसिटेंस था हम लोग के पास, मान लीजिए जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 10 माइक्रोफैराड, या कह लीजिए 100 माइक्रोफैराड, ऐसे कुछ था, या इसको नैनो फैराड पे कुछ भी ले सकते हैं। तो वो एक वैल्यू थी, एक हाईएस्ट वैल्यू, उससे भी ज्यादा वैल्यू का यहां पर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकल कर आएगा। यानी कि अगर हमारे पास छोटे 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 हैं, ठीक है, छोटे 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 हैं, और इन छोटे छोटों से मिलाकर एक, इन छोटों में से जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ी वैल्यू का बनाना है, मान लीजिए कि इस पे सबसे बड़ा इतना है और इससे भी बड़ी वैल्यू का हमें कैपेसिटेंस बनाना है, तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना होगा इन सबको। और अगर इन्हीं को ये जो ऐसे इस तरीके से हैं, इन्हीं को हमें करके छोटी वैल्यू को बनाना है और इससे भी छोटी वैल्यू को बनाना है, तो इन सबको हम लोग सभी के सभी को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देंगे, ठीक है। और फिर इनके इंटरमीडिएट स्टेजेस भी होती है, जहां पर कुछ सीरीज पे कुछ पैरेलल में लगा के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का फॉर्म होता है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो सबसे छोटी वैल्यू का कैपेसिटर होता है उससे भी छोटी वैल्यू का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकल कर आता है उन कैपेसिटर्स का। और जब हम उसी का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू वाले कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू का जो कैपेसिटेंस होता है, उससे भी बड़ी वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है। उसके बाद ये यहां तक तो हमारी सारी चीजें हो गई कैपेसिटर से रिलेटेड, जहां पर कि हम लोग ने कैपेसिटर्स को क्या किया, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब अपने पिछले लेक्चर में, उसके बाद उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया हर जगह उसके अंदर, तो फिर किस तरीके से सी की वैल्यू चेंज हुई वो देखा। आज हम लोग ने स्टार्ट किया कि जो स्पेस अंदर मौजूद है उन दो प्लेट्स के बीच में, उस पे हम लोग ने पूरे में ना भरकर कुछ हिस्से में हिस्से भरा, टी थिकनेस में भरा डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या एक्सप्रेशन निकल कर आया। उसके बाद फिर उनका सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, एन कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा दो कैपेसिटर्स का, उसके बाद एन कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। फिर अभी हम लोग ने अभी सीरीज कॉम्बिनेशन और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन थे उसमें से कौन बड़ी वैल्यू देगा और कौन छोटी वैल्यूज देगा उसके बारे में डिस्कस किया। जैसे कि अभी पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो सबसे छोटी वैल्यू का है उससे भी छोटी वैल्यू का रिजल्टेंट निकल कर आएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ी वैल्यू का कैपेसिटेंस है उससे भी बड़ी वैल्यू का हमें रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक था कैपेसिटर से रिलेटेड चीजें, जिसमें कि अभी तक हमने किसी भी तरीके की एनर्जी की बात नहीं करी कैपेसिटर की, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया तो गौर करिए कि अगर हम कभी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, यानी कि जैसे मैंने बात करी थी कल कि जो हम लोग का एक कैपेसिटर होता है जो कि फैन वगैरह में लगा होता है, ठीक है, उसको कभी अगर आप चार्ज करें और चार्ज करने के बाद जो भी वायर्स थे उनको हटा लें, अब इन वायर्स को आपस में टच करा दें, तो जैसे आप टच कराएंगे तो आपको यहाँ पे स्पार्क देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो है वो क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर करके रख रहा है। चार्ज तो स्टोर करता ही है, अब वो चार्ज क्योंकि स्टोर हो रहे हैं तो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते हैं वो, तो वो एनर्जी कितनी स्टोर होती है, कहां स्टोर होती है, वो अब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो शुरुआत का जो कॉन्फ़िगरेशन था कि हमारे पास ऐसा दो प्लेट का, और कैसी प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, उसमें जो चार्जेस है इस पे क्यू है और इस पे माइनस क्यू, इनिशियली शुरुआत में क्यू और माइनस क्यू। फिर और वो कैसा है, कंप्लीटली
अनचार्ज्ड है। ठीक है, मतलब जो एक तरीके से ये समझिए कि फाइनली जो चार्ज बना, वो बना हम लोग का Q और माइनस Q, बट इनिशियली जो था वो अनचार्ज था। ठीक है, इनिशियली जो भी पैरेलल प्लेट्स थे वो कैसे थे, अनचार्ज थे। शुरुआत में तो एकदम जीरो था, इस पे किसी भी तरीके का चार्ज मौजूद नहीं था, बट फाइनली क्या हो गया, Q और माइनस Q हो गया। ठीक है, तो ये इनिशियल कन्फिग्रेशन से बाहर ये लाइन लिखी जाएगी, ये इनिशियल कन्फिग्रेशन के अंदर नहीं आएगा। ये आएगा कि इनिशियल कन्फिग्रेशन क्या है, इनिशियली द कंडक्टर्स आर अनचार्ज्ड। ठीक है, जो वो है अनचार्ज्ड है, और फाइनली यहां पर Q और माइनस Q इतना चार्ज वो गेन कर लेते हैं फाइनली। अब इसकी चार्जिंग प्रोसेस क्या होती है कि धीरे धीरे हम लोग ये मानते हैं कि धीरे धीरे करके जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है, और कितने अमाउंट पे, डेल क्यू प्राइम। और ये क्यू प्राइम क्या है, क्यू प्राइम वो चार्ज है जो कि इस कैपेसिटर में मौजूद है, और वो जीरो और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कहीं लाई कर रहा है। यानी कि जो इस पे चार्ज मौजूद है वो ना तो पूरी तरीके से जीरो है और ना अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, क्यू, वो कहीं बीच में लाई कर रहा है। इतने चार्ज सिर्फ उस पर मौजूद है, सिर्फ कितने चार्ज मौजूद हैं, इतने चार्ज मौजूद हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग ने क्यू प्राइम बोला है। तो ये क्यू प्राइम कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक वैल्यू है, इंटरमीडिएट वैल्यू। ना तो वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज है, ना तो पूरी तरीके से चार्ज है, बीच में कुछ उस पर चार्जेस रखे हुए हैं। उस केस में जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा वो बनेगा ये, क्योंकि जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी। क्लियर, तो Q प्राइम इज इक्वल टू सी वी प्राइम, ये हो गया। ठीक है, Q प्राइम इज इक्वल टू सी वी प्राइम, और यहां से जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा V प्राइम इज इक्वल टू Q प्राइम बाई सी। ये निकाल लिया हम लोग ने। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए, एनर्जी स्टोर्ड, और एनर्जी कौन से स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा स्टोर होती है। और वो कब होती है, जब कोई एक्सटर्नल वर्क किया जाता है। और एक्सटर्नल वर्क निकालने के लिए हम लोग ने देखिए पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितना हमें वर्क करना पड़ा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो बस इसी चीज का यहां पर हम लोग यूज करेंगे। किस तरीके से, इसका, कि यहां पर जो वोल्टेज है वो अगर हमारे पास कुछ है, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू है, और जो मूव करा रहे हैं वो चार्ज मूव करा रहे हैं। वो क्या मूव करा रहे हैं, हम लोग चार्ज मूव करा रहे हैं। तो फिर कितना, मतलब चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो V है ये भी बढ़ेगा, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो उस केस में वर्क डन कितना हमें निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, चार्ज को डेल क्यू प्राइम ले लिया, इंटरमीडिएट कोई भी वैल्यू चार्ज की, और वो भी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं, और इस पे V प्राइम का साथ मल्टीप्लाई, और V प्राइम को हम लोग लिख सकते हैं क्यू प्राइम बाई सी। यानी कि अगर इसको मैं सिंपल करके लिख दूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल क्यू। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा क्यू प्राइम, अगर हटा दें हम, सिर्फ क्यू बाई सी डेल क्यू हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, और इधर इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके जो मैक्सिमम वैल्यू थी क्यू वहां तक रीच करा, और ये हो गया क्यू बाई सी, और ये बन जाएगा यहां पर डी क्यू। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने में ये देखो, क्योंकि डी क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये बन जाएगा वन बाई सी बाहर, और जो क्यू है ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन जो होता है एक्स टू द पावर एन का डीएक्स के रिस्पेक्ट में, वो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, इतना इंटीग्रेशन होता है। और अगर इस पे लिमिट लगी है ए टू बी, तो यहां पर हम लोग सिंपली ए टू बी इस पे लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाफ। अगर इसको रीअरेंज करके लिखे तो हाफ, ये हाफ, और यहां पर ये आ गया सी, और ये क्यू स्क्वायर। या फिर इसको और सही तरीके से लिखना है तो आप इसको डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिख सकते हैं। इसी पे आगे अब जो क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी है, सीवी, इसको यहां पर पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, सीवी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। यानी कि ये जो यहां पर बनेगा एक्सप्रेशन वो हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी। एक सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन बाई टू सी बी स्क्वायर। क्लियर, ये यहां तक चीज समझ पे आ गई। तो ये है वर्क डन जो कि किया गया, क्या करने में, इस
डेल क्यू प्राइम चार्ज को यहां से यहां तक मूव कराने में, और क्योंकि शुरुआत में कोई भी चार्ज वहां पर मौजूद नहीं था, उस केस में वहीं से हमने चालू किया कि कोई चार्ज मौजूद नहीं था, और फाइनली उस पे जो पूरा कैपेसिटर था वो फुली चार्ज हो गया। कितना? क्यू चार्ज मौजूद हो गया। तो इतना हम लोग ने जीरो से क्यू चार्ज तक फिल करने में वर्क डन कितना करना पड़ा, इस तरीके से निकाला, और ये निकल कर आ गया ये। तो ये जो है, ये है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किस पे? इस कैपेसिटर के अंदर। यानी कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है और इसमें जो वोल्टेज है वो है वी, तो उसमें स्टोर्ड जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ सी वी स्क्वायर। और ये किस वजह से हुए? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई। ठीक है, क्या किया गया यहां पर? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हुई, तो ये जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। क्लियर? तो यहां से हम लोग का ये जो एक्सप्रेशन था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का, वो निकल कर आ गया। ये डिफरेंट डिफरेंट क्यू स्क्वायर बाई टू सी, इसी को चेंज करिए, क्यू इज इक्वल टू सी वी का यूज करके हाफ सी वी स्क्वायर, इसी को फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू वी। कैसे? क्यू स्क्वायर बाई टू सी ये हो गया, और ये जो नीचे सी है, इस सी की जगह पर लिख सकते हैं ना आप क्यू बाई वी। हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस सी की जगह पर जब आप क्यू बाई वी लिखेंगे तो ये जगह क्यू डिवाइडेड बाई वी, वी चला जाएगा ऊपर, तो एक क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हाफ क्यू वी। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं इस पे किसी भी तरीके से इधर उधर करके। अब देख लेते हैं कि देखिए, आपके पास दो तरीके के मान लीजिए कैपेसिटर हैं, और दोनों कैपेसिटर का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, बट अच्छा कौन सा है? अच्छे से क्या मतलब है वो मैं समझा देता हूं। यहां पर कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि एक मैं हूं और एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, एक मैं हूं और एक छोटा सा बच्चा है। वो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? देखने में हमें लग रहा है कि उसने एक ईंट उठाई और दिन भर में सिर्फ एक ईंट जमीन से छत तक पहुंचाया उसने। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है और उस छोटे से बच्चे ने क्या किया? दिन भर में सिर्फ एक ईंट उठाई, या फिर मान लीजिए 10 ईंटें उठाई, 10 ईंट उठाकर, ईंट यानी कि वही ब्रिक्स, 10 ब्रिक्स उठाकर यहां से वो यहां तक छत तक ले गया। वहीं फिर मैं हूं कि उस मैंने क्या किया? मैंने मैंने क्या किया कि उठाए हैं मान लीजिए 2 बोरी ईंट। ठीक है, 2 बोरी ईंट मैंने उठाई है। यस, 100 मान लीजिए 100 ब्रिक्स, और 100 ब्रिक्स मैंने उठाकर क्या किया है? दिन भर में उठाकर रखा है। ठीक है, मैंने दिन भर में उठाकर रखा है यहां पर ब्रिक्स। इसने दिन भर में 10 रखे, मैंने दिन भर में 100 रखे। अब कहा जाए कि देखो ये तो कमजोर है, या ये जो बालक है वो क्या कैसा है, यहां पर कम काम कर पा रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? देखो, मेरा साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, तो हो सकता है कि इसने अपने साइज के हिसाब से ये जो 10 ब्रिक्स थी वो ज्यादा ही उठा ली हो। यानी कि लेट अस सपोज कि जो वजन है, ठीक है, जो वजन है मेरा वो मान लीजिए 50 kg है। ठीक है, कितना है? 50 kg है। क्लियर? या मान लीजिए कि जो मेरा वजन है वो ज्यादा है, कुछ मान लीजिए मैंने सिर्फ 50 ब्रिक्स उठाई। ठीक है, मान लीजिए मैंने सिर्फ 50 ब्रिक्स उठाई, दिन भर में 50 ब्रिक्स उठाई, यहां से यहां तक ले गया, और ये जो बच्चा है उसने सिर्फ 10 ब्रिक्स यहां से यहां तक रखी है दिन भर में। और मेरा जो वजन है, किलोग्राम वजन, वो कितना है? वो है 100 kg। लेट अस सपोज इतना 100 kg है, और इसका जो वजन है वो है 10 kg। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देख लो कि पर केजी तुम लोग ने कितने ब्रिक्स उठाए। तो इस पे क्या करेंगे? 50 ब्रिक्स को डिवाइड कर देंगे 100 kg से, तो ये निकल कर आ जाएगा 1/2 ब्रिक्स पर केजी। मतलब अगर मैं 1 किलोग्राम का होता तो सिर्फ आधी ब्रिक उठा पाता। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए हमने जो साइज था उसको बराबर करने की कोशिश करी। और साइज कैसे बराबर किया? दोनों को 1 किलोग्राम का मानकर। तो अगर मैं 1 किलोग्राम का हो तो सिर्फ आधी ब्रिक ऊपर तक ले जाता, और जबकि इसको देखो कि ये 10 किलोग्राम का था और 10 ब्रिक ले गया, यानी कि 10 ब्रिक लेके गया और 10 किलोग्राम का है खुद है, यानी कि एक ब्रिक लेकर गया
अगर वो 1 किलोग्राम का होता। तो देखो, जब हमने 1 किलोग्राम में देखा, दोनों में कंपेयर किया, तो ये बात समझ पे आई सामने कि ये भले ही देखने में बड़ा है, बट इसने काम कम किया, इसने ब्रिक्स ऊपर तक कम पहुंचाई। इसके हिसाब से इसको 100 ब्रिक्स ऊपर तक ले जानी चाहिए थी। बात समझ पे आई? तो वैसे देखने में क्या लग रहा है कि देखो, इसने 50 ब्रिक्स उठा लिए ऊपर और इससे सिर्फ 10 रखी हैं। तो साइज भी तो देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको साइज को यूनिटी ले ली। तो अब यहां पर जो कैपेसिटर होता है उसका वजन नहीं देखते हम, यहां पर उसका देखते हैं वॉल्यूम। क्या देखते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, क्या देखते हैं? वॉल्यूम, कि ये साइज में बड़ा है या छोटा है। साइज को बराबर देखने के लिए हम इसके वॉल्यूम से दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए उसके एनर्जी में, तो फिर पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, वो जब हम चेक करेंगे तो कैपेसिटर्स के बीच में बता सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर अच्छा है। यानी कि हम लोग ने क्या किया, जो हम लोग के एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होगी, वहां से हम कंपेयर करेंगे दो कैपेसिटर के बीच में कि कौन अच्छा है कौन सा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, देखिए अभी हम लोग ने निकाला है कि जो एनर्जी यहां पर है वो है Q²/2C। ठीक है, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, Q को सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। यहां से सिग्मा इज इक्वल टू Q/A से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, Q इज इक्वल टू सिग्मा है, तो इसको उठाकर हमने पुट कर दिया इस जगह पर, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। यानी कि हमारा एक्सप्रेशन ये होता है एनर्जी का, और इसको हम लोग ने यहां पर पुट कर दिया और C की वैल्यू पुट कर दी। C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A/D, हाँ या ना? तो C की वैल्यू जब नीचे पुट करी इस जगह पर, यहां पर C होता तो C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D चला गया ऊपर। तो ये बन गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी एनर्जी स्टोर है। क्लियर? यहां तक चीज क्लियर? इसी को आगे अगर हम लोग बढ़ाएं तो ये कुछ बन जाएगा ऐसे कि U इज इक्वल टू, एक्चुअली ये आपके उस पर डेरिवेशन है नहीं इस साल, तो इस वजह से मैंने इसको पूरा डेरिवेशन नहीं रखा है, बट फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि ये कैसे हुआ। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर कि Q²/2C ये हुआ। Q की जगह पर रख दिया सिग्मा ए, और C की जगह रख दिया एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी कि D ऊपर चला जाएगा। बस अब क्या बचा, यहां पर जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, मान लीजिए इस पे हम क्या करें, सिग्मा स्क्वायर लिख दिया, इसको A स्क्वायर हो गया, ये D हो गया, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, A हो गया। अब अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, समझ पे आ जाएगा। यहां पर अब देखिए गौर से, इसको 1/2 लिखिए, फिर ये वाला एप्सिलॉन नॉट लिखिए। अब ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को देखिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, यानी कि ई स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इस कैपेसिटर के अंदर, ई की वैल्यू होती है, तो ई स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर सब हो जाएगा इस तरीके से, है ना? तो जब इसको ऐसे किया तो ये बन गया हमारा U, और यहां पर अब देखिए ये आ जाएगा A² D डिवाइडेड बाई A। तो A से A को कैंसिल कर दीजिए, A को जब A से कैंसिल कर देंगे तो यहां पर ऊपर बचेगा सिर्फ AD। AD यानी कि एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, इन दो प्लेट्स के बीच की ये डिस्टेंस दी है। तो इस प्लेट का जो एरिया है वो है A, इस प्लेट का एरिया है A, इन दोनों प्लेट के बीच के जो डिस्टेंस है वो है D। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया इंटू थर्ड डायमेंशन वो मिलकर बनता है वॉल्यूम। क्या बनता है? वॉल्यूम। यानी कि एरिया में आप किसी हाइट का या किसी थर्ड जो तीसरी डायमेंशन है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी परपेंडिकुलर हाइट, तो वो बन जाता है वॉल्यूम। क्या बन जाता है? वॉल्यूम। तो जब ऐसा किया तो बस यहां पर A इंटू डी बन गया वॉल्यूम। तो इसको अब ले जाएंगे नीचे डिवाइड में, तो U डिवाइडेड बाई कैपिटल V, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये बन गया। और U अपॉन V मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम जब किया तो ये निकल कर आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। क्या बन जाएगा? एनर्जी डेंसिटी, और यहां से ये बन जाएगा U स्मॉल u। ठीक है, तो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।
ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी क्यों निकाला? क्योंकि अगर दो डिफरेंट साइज के हमारे पास कैपेसिटर्स है तो कौन सा अच्छा है, कौन सा ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है, कैसे पता चलेगा? दोनों के वॉल्यूम को यूनिटी लेना होगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है। तो देखिए, यहां से ये एक बात निकल कर आई, जब एनर्जी डेंसिटी हम लोग ने निकाला, एनर्जी डेंसिटी जब निकाला, इसको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कहते हैं, तो ये बात निकल कर आई कि जो भी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, वो स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। सिर्फ चार्जेस रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये जो एक्सप्रेशन है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये किसी भी तरीके के जो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं कैपेसिटर के, या चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, या किसी दूसरे शेप में कैपेसिटर बना हो, उन सब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो यही निकल कर आएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग ने उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम से डिवाइड करने का मतलब यह है कि उसके जो शेप एंड साइज है उसको खत्म ही कर दिया हमने पूरे एक्सप्रेशन से। तो यह सीधे से बात निकल कर आती है कि जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ पे आई बात? तो इस तरीके से जो ये हमारा चैप्टर है वो फिनिश हुआ। ठीक है। इस पे हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में उनको निकालने की कोशिश करी थी, पोटेंशियल एनर्जी निकाला। फिर हम लोग ने डाइपोल जो अरेंजमेंट होता है उस पे, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया। कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटेंस क्या होता है, उनकी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी वगैरह निकाल के, उसके कॉम्बिनेशन वगैरह निकाल के, इन सब चीजों को हम लोग ने अपने जो क्लास 12 का चैप्टर सेकंड था उसमें कवर किया। तो इसका जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर थर्ड का, जिसमें कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको जो भी आज पढ़ा है वो समझ पे आया होगा, और अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू।